Paragraph 7. Government cannot absorb thousand. Impossible. कि जो गवर्नमेंट होती है या जो हुकूमत होती है वो हज़ारों अफराद को नौकरियां नहीं दे सकती, ये बात नामुमकिन है। हर साल कई हज़ार लोग कई इदारों से निकलते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि एक हुकूमत उन सबको जो है वो अपने अंदर अकोमोडेट कर सके। बट इन द competition to get government services, most of you will be demoralized. क्योंकि हमारा एक माइंडसेट बना दिया गया है, तो कायदे आज़म क्या कहते हैं कि लेकिन सरकारी मुलाजमत के हसूल की दौड़ में आप में से अक्सर लोग बददिल हो जाएंगे। डीमोरलाइज बेसिकली मीन्स टू डिसहार्टन, टू गेट डिप्रेस्ड, कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस खो देते हैं जब आप एक चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं और वो आपको हासिल नहीं होती। Government can take only a certain number and the rest cannot settle down to anything else, being disgruntled are always ready to be exploited by people who have their own access to grind. Certain numbers means a limited amount of people. Settle down means to have a proper stable life financially. Disgruntled basically means being angry or dissatisfied, having the resentment against something. एक्सप्लॉइट करना होता है बेसिकली किसी को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना। ठीक हो गया। एंड देन वी हैव एक्सेस टू ग्रेन। इट इज़ अ मेटाफोरिकल टर्म, इट इज़ एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन विच मीन्स दैट डूइंग समथिंग फॉर सेल्फिश रीजन, कि कोई आपका फ़ायदा या आपका नुकसान अपनी ज़ात के लिए कर रहा हो। तो वो क्या कहते हैं कि हुकूमत सिर्फ एक महदूद तादाद को ही मुलाजमत दे सकती है और बाकी जो अफराद हैं और वो किसी और शोबे में ख़ुद को मुनज़्ज़म नहीं कर पाते और मायूस होकर ऐसे लोगों के हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं जिनके अपने मफादात होते हैं। नाउ आई वॉन्ट दैट यू मस्ट डाइवर्ट योर माइंड। अब यहाँ तक क्या है कि उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल जो हमारी यूथ को, हमारी न्यू जनरेशन को पाकिस्तान के क्या होता है हुसूल के बाद फेस करना पड़े, उनका जिक्र किया। अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि इसका अब हल क्या है, हम इन चीज़ों से कैसे निकल सकते हैं, इन मुश्किलात को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। कायद आज़म क्या कहते हैं दैट नाउ आई वॉन्ट यू टू डाइवर्ट योर माइंड, योर अटेंशन, योर एम्स एंड एम्बिशंस टू अदर चैनल्स एंड अदर एवेन्यूज एंड फील्ड्स that are open to you and will increasingly become so. अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी सोच, तवज्जो, मकासद और उमंगों को दीगर रास्तों, मौक़े और मैदानों की तरफ मोड़ें जो आपके लिए खुले हैं और वक्त के साथ साथ मजीद खुलते जाएंगे। ऑफ कोर्स आपको पता है कि इतनी बड़ी जो है स्टेट जब इस्टेब्लिश हुई, जब दोबारा से बनी, जब वो वजूद में आई, तो उसमें सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्विसेज, हुकूमती जो क्या था सर्विसेज हैं, वो एक रास्ता नहीं था इंसान की कमाई का। बहुत खुले रास्ते थे, बहुत डायरेक्शंस थी जिसमें हमारी यूथ को, यंग जनरेशन को निकाला जा सकता था। तो वो उन डायरेक्शंस की तरफ क्या है कि हमारी रहनुमाई करना चाह रहे थे कायदे आज़म कि आप बजाय इसके कि सिर्फ एक टिपिकल माइंडसेट लेके एक ही डायरेक्शन में जाएं, आप हर डायरेक्शन में फैलें ताकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जा सके, पाकिस्तान को दोबारा से बेहतर तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा सके, ताकि हम हर फील्ड, हर शोबे के अंदर, ख्वाह वो हुकूमती शोबा हो या वो प्राइवेट सेक्टर हो या वो अपना कोई बिजनेस हो, उसके अंदर हम लोहा मनवा सकें अपना। फिर वो कहते हैं कि देयर इज नो शेम इन डूइंग मैनुअल वर्क एंड लेबर। क्या मतलब है कि मैनुअल वर्क होता है बेसिकली डूइंग समथिंग बाय हैंड, कि मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है। देयर इज एन इमेंस स्कोप इन टेक्निकल एजुकेशन फॉर यू, फॉर वी वांट टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल वेरी बैडली। अब वो यहाँ पे जोर देते हैं इस बात पे कि इमेंस स्कोप, एक बहुत ज़्यादा, एक खुला वसी हमारे पास जो है दायरा है टेक्निकल लोगों के लिए, एजुकेशन के लिए, जो लोग क्या है कि तकनीकी तालीम हासिल करते हैं और उनको, हमें उनकी बहुत शदीद ज़रूरत भी है। वी कैन लर्न बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड, लॉ एसेट्रा विच प्रोवाइड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ नाउ। कि हम ये जो ट्रेड है यानी तिजारत है, कॉमर्स है या बैंक की नौकरियाँ, इन सब से हमें क्या है कि हमें इनकी ज़रूरत है और ये अपॉर्चुनिटीज़ खुलने का एक रास्ता बन सकती हैं। Already you find that new industries are being started, new banks, new insurance companies, new commercial firms are opening and they will grow as you go on. वो क्या कहते हैं कि आप पहले ही देख रहे हैं कि नई सनतें कायम हो रही हैं, नए बैंक, नई इंश्योरेंस कंपनियां, नए तिजारती फर्म्स खुल रहे हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो सब बढ़ते जाएंगे।
क्योंकि वो जानते थे कि एक मुल्क बना है तो वो इस्टेब्लिश होगा तो चीज़ें होराइजन्स फील्ड्स में फैलना है, सिकुड़ना नहीं है। और तो हमें चाहिए कि हम क्या है कि अपने लिए डिसाइड करें कि कौन सा रास्ता हमारे लिए बेहतर है। Commercial firms are basically the business organizations that run their primary goal is to make profit out of business in different fields. Now, these are avenues and fields. Go on is basically to move on, to continue or persevere in a certain direction. आप किसी direction में जाते रहें। Now these are avenues and fields open to you. अब ये वो रास्ते हैं जो आपके लिए खुले हैं. Think of them and divert your attention to them. Divert again is a repetitive word which means to change your direction. और आपको अपनी attention उनकी तरफ करने की ज़रूरत है. And believe me, he is trying to convince the young generation. वो कहते हैं कि यकीन जाने, we will there benefit yourselves more than merely going in for government services and remaining there in what I can say a circle of clerkship, working there from morning till evening in more dingy and uncomfortable conditions. क्या कहते हैं कि इनके बारे में सोचें और अपनी तवज्जो इनकी तरफ मबलूस रखें और मेरा यकीन रखें कि आप इनमें खुद को कहीं ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा पाएंगे बनिस्बत सरकारी मुलाजमों के। सरकारी मुलाजमतों में आप फंसे जहां आप सुबह से शाम तक मामूली तनख्वाहों पर तारीक और गैर आरामदेह माहौल में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मेयरली होता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर द रीजन ऑफ ओनली। एंड देन वी हैव द वर्ड डिंजी विच मीन्स ग्लूमी, डल। कोई चीज़ जो आपको खुशी ना पहुंचाती हो उस इन्वायरमेंट को या उस चीज़ को डिंजी या डिंगी कहते हैं। ठीक है। You will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and industries and will thus be helping not only yourselves but also your state. कायद-ए-आज़म आगे फर्दर क्या कहते हैं कि आप तिजारत और सनत को अपना कर ना सिर्फ अपनी फलाह के लिए और अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगे बल्कि अपने मुल्क की भी खिदमत करेंगे। Being prosperous means being happy, thriving. आप जब फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, फॉर दैट वी यूज द वर्ड बीइंग प्रॉस्परस। फाइन, लेट्स गो ऑन। आई कैन गिव यू वन इंस्टेंस मीन एग्जाम्पल। वो कहते हैं कि मैं इसकी एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आई नो अ यंग मैन हु वॉज इन गवर्नमेंट सर्विस, कि मैं एक शख्स को जानता हूँ जो गवर्नमेंट सर्विस में यानी कि वो हुकूमत का एक मुलाजिम था। 4 years ago he went into banking cooperation on 200 rupees, कि 2 साल पहले वो बैंक की शोबे की तरफ चला गया और वहाँ पे उसकी पहली तनख्वाह थी 200 रुपए। Because he had studied the subject of banking and today he is a manager in one of their firms and drawing 1500 rupees a month in just 4 years. This much of amount was quite a lot at that time. यानी कि उस वक्त ये तनख्वाह काफ़ी ज़्यादा मायने रखती थी कि उसने जब एक ऐसा शोबा चुना जिसमें वो इंटरेस्ट रखता था तो वो क्या है कि उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद था और वो सिर्फ चंद सालों में यानी 4 सालों के अंदर उसने इतनी तरक्की हासिल की। These are the opportunities to have and I do impress upon you now to think in these terms. वो चाह रहे हैं और जोर दे रहे हैं कि अब आप इन खतूत पर सोचना शुरू करें, इन टर्म्स पर, इन मामलात पर सोचना शुरू करें। अब जब हमने ये पैराग्राफ स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे माइंडसेट है जिनके बारे में कायद-ए-आज़म वो चाहते हैं कि उनकी यंग जनरेशन या स्टूडेंट्स अपना लें और कुछ ऐसे हैं जिनको वो चाहते हैं कि वो तर्क कर दिया जाए, अबैंडन कर दिया जाए। So the question was that what mindset does Qaid-e-Azam want students to abandon and why? वो कौन सा माइंडसेट है जो आप चाहते हैं कि वो अपने ज़हन से निकाल दें? The answer could be Qaid-e-Azam's speech mainly focuses on the transformative power of education if employed well. Qaid-e-Azam का बेसिक पर्पस क्या था कि वो दिखाना चाहते थे कि जो एजुकेशन या तालीम है कि वो आपकी सोच से ज़्यादा आपके लिए बड़ी ताकत बन सकती है अगर आप उसको सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। He critiques the old system of education which focuses on producing clerks and encourages students to explore fields like technical education, commerce and industry. कि आप उनको एक टिपिकल ज़हनियत से हटा के किस तरफ लाना चाहते थे, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ, इंडस्ट्रीज की तरफ।
He wants students to abandon the conventional mindset of that connects success of career directly to government services. कि वो जो एक typical mindset अंग्रेज दौर से हमारे अंदर आ रहा था कि आपकी जो कामयाबी है उसका दारो मदार या इन्हिसार सिर्फ क्या है कि हुकूमत की सर्विसेज हुकूमत का नौकर बन जाने पे है, उससे वो उसको हमारा माइंडसेट को चेंज करना चाहते थे. He emphasizes means जोर देना, वो जोर देते हैं on the importance of education in equipping individuals for life challenges and enabling Pakistan to become a progressive nation. कि हमारा वो चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो अब तरक्की की तरफ ऐसे गामजन हो ताकि वो हर फील्ड के अंदर तरक्की करे बजाय इसकी कि वो एक सेम डायरेक्शन में मूव करे. And it highlighting the need for students to think beyond government service and explore opportunities. Explore यानी कि दरियाफ्त करना नए नए मौके that benefit themselves and their country, जो उनको भी फायदा पहुंचाए और उनके मुल्क को भी फायदा पहुंचाए. So this was your chapter number 2, responsibilities of youth. I hope you understood it. थोड़ा सा इसको समराइज कर देते हैं, कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं. सबसे पहली जो बात की गई थी वो इसके अंदर थी बिल्डर्स ऑफ नेशन, हु आर of course the young generation, the students, जो ताज़ा तैयार की गई खेप है इंसानों की, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बिल्डर्स ऑफ नेशन होते हैं. Then the writer talked about the role in national development कि उन बिल्डर्स ऑफ नेशन का क्या रोल है एक नेशन की डेवलपमेंट के अंदर. Then उनकी स्पीच के अंदर बात की गई है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की, विच इज़ द फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द इंटायर स्पीच. उसके बाद बात करते हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड एट द बर्थ ऑफ पाकिस्तान कि अब चूंकि पाकिस्तान बन चुका है तो थोड़ा सा हमें पीछे मुड़ के भी इस चीज़ को देखना है कि कौन से मसाइल हैं जो हमने फेस किए अपने दुश्मनों की जानिब से, फाइनेंशली, इमोशनली, और हमने उनको कैसे ओवरकम करना है. उसके बाद कायद आज़म की स्पीच में आगे कहा गया दैट यूथ मस्ट स्टे विजिलेंट कि उनको क्या है कि ताकत में और अपने हवास में रहना है ताकि वो आगे बढ़ सकें बजाय इसके कि वो वहीं पे अपनी तरक्की अपनी सोच को रोक दें. Then we talk about moral and ethical behaviors, what should be and what should not be done for the sake of country and for the sake of our nation. Then talked about the sense of duty, avoiding negative influence, that is the influence of enemies who tried their level best and still trying to let down or to destroy the nation, the country and its reputation internationally. उसके बाद अबेंडनिंग क्लीशे माइंडसेट. क्लीशे इज अ टिपिकल माइंडसेट बेसिकली कि जो एक हमारा टिपिकल माइंडसेट है जो हमारे अंदर भर दिया गया और हमें बना दिया गया, उसको अबेंडन करना, उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है. उसकी बात की गई. एंड एट द एंड किस चीज़ की बात की गई कि जो एक कन्वेंशनल इंस्लेविंग प्रोपेगेंडा है कि इंसान के माइंड को किस तरह इंस्लेव किया जा सकता है, उससे हम कैसे निकल सकते हैं. आई होप कि आपको इस चैप्टर की अच्छे से समझ आई होगी और आप इस चीज़ को फर्दर अपनी ना सिर्फ एकेडमिक टैलेंट में बल्कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे. थैंक यू सो मच.